हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी तक हम लोगों ने 10वें भाव तक चर्चा करी कि अगर 10वें भाव तक कोई भी ग्रह बैठे हैं तो उनके जो फल है वो अवमन कैसे होते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे 11वें भाव को लेकर। कुंडली में 11वां भाव जो होता है वो सबसे ही खास भाव होता है, क्योंकि एक तरफ से उस भाव से हमें नैसर्गिक रूप से यानी कि उसकी अपने पोटेंशियल के दम से फायदे होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। दूसरा, 11th हाउस जो है वो कुंडली के अंदर आपका जो काम त्रिकोण है यानी कि इच्छाओं की स्थिति में हम बात कर रहे हैं, तो काम त्रिकोण के लिहाज से हम देखते हैं तीसरा, 7वां और 11वां। इस स्थिति में जो भी हम चाहते हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, उनके बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली यदि कोई भाव बताता है। जैसे कि हमने देखा केंद्र में सबसे बलवान दसम है, त्रिकोण में सबसे बलवान नवम है, उसी तरीके से 3, 7, 11 में से 11वां जो है वो सबसे प्रबल चाहत डिज़ायर्स को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में ये भाव व्यक्ति के जीवन में उसकी उन्नति और उसकी अवनति दोनों में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर देता है। ध्यान रखिएगा, 11th हाउस जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। क्योंकि व्यक्ति चाहतों के साथ ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। लाभ का भाव है, क्योंकि भाव जो है वो लाभ का है, तो लाभ से अर्थ ये नहीं कि सिर्फ आर्थिक उन्नति है, लाभ से अर्थ ये भी है कि लोगों से जुड़ाव होगा। वो कंडीशन कहीं ना कहीं आपका 11th हाउस दिखाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की जो ताकत होती है वो नेटवर्किंग में ही होती है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव नई नई चीज़ें आपके लिए इंतजार करेंगी। तो 11th हाउस में जब कोई ग्रह बैठेगा उसका प्रभाव उस भाव के ऊपर भी होगा। दूसरा, भाव जो है वो उस ग्रह को भी प्रभावित करेगा। यहाँ पे अभी तक किसी भी भाव के अंदर मैंने ये बात नहीं कही, लेकिन इसमें बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। चाहतों का भाव है और प्रबल चाहतों का भाव है, इसीलिए डिज़ायर्स दिखाएगा, चाहते दिखाएगा। चाहतों का देखना सपने की तरह होता है, क्योंकि हम चाह रहे हैं, वो चाहते पूरी होंगी या नहीं होंगी ये नहीं कहा जा सकता। भाग्य तो वैसा था कि वो चीज़ें नेचुरली हो रही होंगी, लेकिन जहाँ पे हम कोई चीज़ चाह रहे हैं तो उस चाहत के लिए हमें काम करना पड़ता है, तब जाके उसका रिजल्ट आता है। तो ये हाउस कोई ऐसा नहीं है कि नेचुरल रिजल्ट करता है, बट ये हाउस हमारे अंदर आगे बढ़ने की चाहत देता है। साथ ही साथ भावात भावों के तहत ये जो भाव होता है ये छठे से छठा होता है, इसीलिए यहाँ पर भी संघर्ष होता है। जाहिर सी बात है, आपने बड़े सपने देखे हैं, बड़ी चाहतें रखी हैं, तो संघर्ष के साथ ही आपको आगे बढ़ के उन्हें हासिल भी करना है। यहाँ पे दो कंसेप्ट एक साथ काम करेंगे। पहला कि ये भाव चाहतों का है। अब मेरे चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहने के लिए तो मैं बहुत कुछ चाह सकता हूँ, लेकिन यथार्थ में वही तब्दील होगा जिसके लिए मैं मेहनत करूँगा। क्योंकि सपने हैं, चाहत तो एक प्रकार से सपने हैं, काम इच्छाएं क्या है, एक प्रकार का सपना है। आप उसको जिस तरीके से पूरा करोगे उसके लिए आपका अपना संघर्ष और आपकी अपनी मेहनत होगी। तो वो भाव जो है वो अपने अंदर से जो ऊर्जाएं देता है वो बेसिकली कौन सी ऊर्जा होती है, वो डिज़ायर्स होती है, चाहतों की ऊर्जा होती है। और यहाँ पे खासकर हम देखते हैं काल पुरुष कुंडली यानी 1 नंबर से बनने वाली लगन कुंडली में 11वां घर आता है। 11वें घर मतलब 11 नंबर की राशि से देखते हैं। 11 नंबर की राशि की बात करें तो वो वायु तत्व प्रधान राशि है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे हमें तत्व का प्रयोग करना आवश्यक होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ग्रह बैठे तो क्या क्या होगा और यहाँ के कारक ग्रह कौन है। ये इकलौता भाव जिसमें गुरुदेव अकेले कारक हैं एक प्रकार से, तो यहाँ पे कारक हो जाएंगे, वो होंगे जुपिटर। जुपिटर अगर किसी भाव में कारक बन रहे हैं इसका मतलब भाव एक्चुअल में शुभ है, ठीक है। लेकिन गुरु भी क्या है, ज्ञान है। अब ज्ञान सही भी हो सकता है और ज्ञान गलत भी जा सकता है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठेगा उसको गुरु की शुभता हासिल हो जाएगी। पहली कंडीशन, गुरु की शुभता हासिल होती है जब भी कोई प्लैनेट आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। क्योंकि गुरु उस पर्टिकुलर भाव के लिए एक प्रकार से कारक के रूप में देखा जाता है। जो भी ग्रह वहाँ बैठा है उस ग्रह का गुरु से रिश्ता देखना आवश्यक होगा। जब कभी भी एंड रिजल्ट डिसाइड करेंगे तो ये बिल्कुल ध्यान देना होगा कि आपके 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का रिश्ता गुरु के साथ क्या है। 90% लोग क्या करते हैं, उस प्लैनेट का रिलेशन जुपिटर के साथ समझने की कोशिश नहीं करते और फिर उसका जो एंड रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों?
क्योंकि भाव की बात कर रहा हूँ, वहाँ किसी राशि की बात नहीं कर रहा, सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ। तो उस भाव में जब कोई ग्रह बैठेगा तो उनके जो कारक ग्रह हैं उसके साथ उसके संबंध को देखकर ही उस भाव के प्रभाव, उस भाव के रिजल्ट्स की कल्पना की जा सकती है। अब देखिए एक एक करके यहाँ पे गिला बिठाने की कोशिश करते हैं और एलिमेंट को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे जो तत्व है वो एयर एलिमेंट है, वायु तत्व है, ठीक है, एयर एलिमेंट है ये। अगर एयर एलिमेंट में यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, ठीक है, सूर्य बैठेगा तो कहीं ना कहीं सरकार से लाभ हो ऐसी कंडीशनें बनती नजर आती हैं। यहाँ पर व्यक्ति की जो चाहतें होती हैं वो सूर्य के तत्व को आगे बढ़ा देती हैं। सूर्य का तत्व क्या है? सूर्य का तत्व है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। तो जब सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए नजर आते हैं, गुरु के साथ उनका रिश्ता बेसिकली तो अच्छा है। कुंडली में यदि गुरु पॉजिटिवली बैठे हैं तो उस कंडीशन में सूर्य अच्छे फल करने लग जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये देखनी पड़ती है कि उस भाव में राशि किसकी है, तो वो मित्र राशि है तो आसानी से होगा, स्व राशि है तो अच्छे से होगा, और अगर शत्रु राशि है तो बड़ी कठिनाई से होगा। ये उस राशि और राशि स्वामी के प्रभाव से समझा जाता है। भाव को लेकर सिर्फ बात कर रहे हैं तो भाव के लिहाज से सूर्य जब 11वें भाव में बैठता है, भले उसे संघर्ष कितना ही दिखाना पड़े, अगर वो शत्रु राशि हो जाए तो भी, नीच अवस्था हो जाए तो भी उसे संघर्ष बहुत दिखाना पड़े, बावजूद उसके कहीं ना कहीं वो भाव के प्रभाव से उसमें हमेशा एक चाहत का तत्व रहता है अपने मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का। अब व्यक्ति लगन बताएगा कि व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा उस चीज़ को पाने के लिए। इसलिए सूर्य को 11th हाउस में देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति में चाहत है अपने इमेज को, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाने की, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लाभ की जब बात आती है तो पिता से या सरकार की कोई ना कोई चीज़ों से लाभ होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे सूर्य अग्नि तत्व है और ये वायु है, अग्नि वायु एक दूसरे को समर्थन करते हैं, ठीक है। इस कारण से सूर्य अगर बैठता है आपके 11th में तो कोई बुराई नहीं है, नीच का होगा तो संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा का गुरु के साथ संबंध ठीक है, इसीलिए चंद्रमा भी यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, लेकिन एलिमेंट की प्रॉब्लम है क्योंकि एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट में बिल्कुल अंतर है। पानी नमी बनकर अगर हवा में आ जाए तो हवा नीचे दबने लगती है। यहाँ पर इस कारण से जिस भी कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में बैठता है वहाँ पर एक भयंकर चुनौती जीवन के अंदर देखने को मिली है। स्थिति क्या होती है समझिएगा। व्यक्ति का मन जो कि सबसे ज़्यादा चंचल है, ठीक है, पानी है, एक तरीके से प्योर वाटर है चंद्रमा, मन मस्तिष्क है, वो 11th हाउस में बैठा हुआ होता है और भाव उसको प्रभाव क्या दे रहा है? लाभ का भाव उसको प्रभाव दे रहा है, दोस्तों का। तो ऐसा व्यक्ति नेटवर्किंग, फ्रेंड सर्कल्स के अंदर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन निगेटिविटी क्या है? निगेटिविटी को समझने की कोशिश करिए। चंद्रमा में जल तत्व है और जल तत्व के ऊपर यदि हम हवा का तत्व देने की कोशिश करते हैं तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं वो जल तत्व हवा में नहीं उड़ने लगता। जब तक कि जल तत्व को अग्नि तत्व से देकर वेपराइज नहीं करेंगे वो हवा में नहीं जाएगा, वो उल्टा हवा को ही मॉइस्चर के साथ नीचे लेके आने की कोशिश करेगा, कंडेंस करने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पर सबसे बड़ी कंडीशन ये आती है, ये लोग बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से हर चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। 11th हाउस में जब चंद्रमा देखने को मिलेगा तो ये स्पेसिफिकली होता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी, चंद्रमा का चंचलता बहुत तेज है तो बहुत जल्दी लाभ बनाना चाहता है। आज काम किया नहीं कि बस 2 दिन में उसको रिजल्ट चाहिए, ये परिस्थिति व्यक्ति बनाता है। इसके चक्कर में क्या होता है? व्यक्ति खुद भी जल्दबाज होता है और दूसरों से भी जल्दबाजी की उम्मीद करता है। यानी जो काम करने के लिए हमने किसी को 15 दिन दिए होंगे, ये व्यक्ति उसको 5 दिन में निपटा देगा। अब वो खुद है और चंद्रमा मनोस्थिति है, वो खुद निपटाएगा तो वो ये दूसरों से भी उम्मीद करता है कि तुम भी 5 दिन में क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मैं कर सकता हूँ तो तुम कर सकते हो। ये वाली सोच ऐसे व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये चुनौती पैदा कर देती है कई बार जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर हर चीज़ को पूर्वाभास से और बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंस से जल्दी जल्दी करना चाहता है। लेकिन पानी है, पानी कहीं रुकता थोड़ी है, एक बार आपने उसको डाला वो बहता चला जाएगा। दूसरे व्यक्ति का जरूरी नहीं है वहाँ पे चंद्रमा बैठा हो, वो स्लोली काम करने का आदी हो, और यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ व्यक्ति फास्ट काम करने का आदी हो। तो यहाँ पर जब कभी भी हम बात करते हैं कि चीज़ों को जोड़कर चलाना है तो अक्सर देखा जाता है ऐसा व्यक्ति बहुत फास्टली आगे बढ़ने के चक्कर में लोगों को पीछे छोड़ देता है, ठीक है। तो जब ग्रुप वर्क्स के साथ काम होता है वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर चाहतें अच्छी हैं और उसके मन में हजारों चाहतें, एक काम खत्म करके उसे दूसरे काम पे लगना है। वो बैठे रहने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर जब ये प्रभाव दिखाने लगता है कि तुमने इसको जल्दी नहीं किया तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल जाया करते हैं।
ओवरऑल बात करें, चंद्रमा की प्लेसमेंट, चंद्रमा एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजपना ऐसे लोगों में देखने को मिलता है। इन लोगों को फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड नेटवर्क्स और गेन्स हर हाल में चाहिए, मतलब वो काम करेंगे जिससे उन्हें फायदा हो। नुकसान की तो स्थिति में ऐसा व्यक्ति सोचता नहीं। अपनी आय को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इस तरीके का थॉट पॉइंट, ओपिनियन ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमेशा रहता है। अपने नेटवर्किंग को कैसे बढ़ाएं, इसका पूरा उनके अंदर ख्याल बरकरार जीवन भर रहता ही रहता है। ठीक है, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो इस कारक भाव से उसकी स्थिति क्या है, 6-8 की स्थिति है। इसलिए ये जो पॉइंट अब बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा, अगर चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है तो मन के अंदर चैन और सुख की कमी बनी रहेगी, क्योंकि चौथे भाव से उसकी स्थिति 8 घर आगे है, जो कि डिले दर्शाता है। और 8वें घर में चंद्रमा को मैंने कहा था मरण कारक स्थान है उसके लिए, तो चौथे भाव से ये स्थान मरण कारक है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कई बार जीवन में अपना मन मार के अपनी उन्नति के रास्ते बनाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ मंगल देव की प्लेसमेंट नजर आती है, मार्स। अब मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो उसके तत्वों को भी बढ़ाएंगे, जैसे पीछे वाले में चंद्रमा बैठे थे तो इमोशंस को भी बढ़ाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब मंगल यहाँ बैठ जाए, अग्नि तत्व का ग्रह है, वायु का समर्थन उसे हासिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के अंदर उत्तेजनाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी, एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आग और आग को भी हवा दी जा रही है वाली स्थिति बनती। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पर अगर मंगल बैठे तो प्रॉब्लम क्या है, गुरु के साथ तो इसका रिश्ता अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में देखने को मिलती है तो इस बात को पहले समझना पड़ेगा कि मंगल अपने साथ एक कारक तत्व लेके चल रहा था, जो कि कहाँ का था, 6ठे भाव से था। जब मैंने आपसे कहा था कर्ज ऋण जो है यह मंगल की तरफ से आता है, ऐसे स्थिति में ये 6ठे से 6ठा भाव है। ठीक है, और मंगल के पास कर्ज का एक प्रभाव कार्य करता है। इस स्थिति में 11वें घर में बैठे हुए मंगल में ये वाला जो प्रभाव है, इसके बढ़ने की भी संभावनाएं जीवन में देखी जा सकती हैं। ये श्योर नहीं है कि 100% बढ़ेगा, लेकिन हाँ, अगर 6th के साथ कनेक्शन आ रहा है मंगल का और ऐसे में बैठ रहा है तो वो 6ठे की चीज़ों को भी भयंकर तरीके से बढ़ा सकता है। जिस भी भाव का स्वामी 11वें में जाके बैठेगा वो उसी की चाहतों को बहुत तेजी से बढ़ा देगा। मान लीजिए यहाँ पर यदि मंगल की राशि आ जाए, 1 नंबर की राशि आ जाए, तो ये चाहतों का ग्रह है, तो सारी चाहतें जो हैं वो मंगल के अधीन ही हो जाएंगी। अब मंगल वहाँ बैठ भी जाए तो क्या होगा, वो पूरे का पूरा जो फ्रेंड सर्कल बनाएगा, वो पूरे का पूरा जो एक डिज़ायर्स पैदा करेगा, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर डिज़ायर पैदा करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी होती है कि जब कभी भी मंगल की प्लेसमेंट इस हाउस के अंदर देखने को मिलेगी, उस कंडीशन में 2 बड़े फैक्टर्स काम करने लगेंगे। पहला, मंगल से 4 घर आगे 2nd हाउस पर एस्पेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर की चीज़ों में थोड़ा सा एंगर, एग्रेशन दिखाने की कोशिश व्यक्ति कर सकता है, पहली पॉइंट। दूसरा, मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर है तो उसका एक एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर आता है, संतान पक्ष के ऊपर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा व्यक्ति का जो एंगर, एग्रेशन है उसके कारण बच्चों के साथ रिलेशंस में थोड़ा नेगेटिविटी हो सकता है। फिर जो इसका 8th एस्पेक्ट है वो 6th हाउस के ऊपर होता है, वहाँ के लिए चीज़ें अच्छी हैं। जब हम बात करते हैं पुलिस, मिलिट्री सर्विसेज, मंगल की टेक्नोलॉजीज, उन सभी कामों के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन हो जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के अंदर ये चाहतों को दिखा रहा है, सिर्फ चाहतों को दिखा रहा है। मैंने पहले कहा था भाव जो है वो चाहतों का है। ऐसे स्थिति में मंगल की जो चाहत है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्विसेज की चाहत है, वो भी बढ़ने कई बार जीवन में लगती है। अब भाव के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है उसको समझिए। भाव के ऊपर प्रभाव का अर्थ ये है कि ये किस तरीके का ग्रह है, ये एक प्रकार से क्रूर और पापी ग्रहों में से एक है। ऐसे स्थिति में जो 11th हाउस है वो भाव है, वो भाव दबाव में काम कर रहा है। किस दबाव में काम कर रहा है, व्यक्ति के चाहत और ईगो, मंगल का जब हम साइड देख रहे हैं वो, तो मंगल क्या है, ईगो का फैक्टर है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी का फैक्टर है, वो बहुत तेज पैशनेट एनर्जी के साथ काम करने लगता है, जिसकी वजह से 11th हाउस जो है वो पीड़ित होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, यानी कि वो भाव जिन चीज़ों को दर्शाता है उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियाँ देखने को मिलने लगती हैं। गुस्सा, ये मंगल का प्रभाव है तो वो चीज़ों को बढ़ा देगा। पैशन, मंगल का प्रभाव है, वो पैशन के चक्कर में कई बार चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्रह का जो प्रभाव है
वो लेकर ग्रह कहीं जाके बैठा हुआ है, इसलिए वो भाव भी अब ये चाहते पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अगर डिज़ायर कंप्लीट नहीं होगी तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करने लग जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, चाहत का भाव सिर्फ चाहत दे रहा है, पूरा होगा इसकी गारंटी नहीं दे रहा। उस कंडीशन में वहाँ पे बैठा हुआ ग्रह अगर चाहतों को पूरा नहीं कर पाएगा तो अपने तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। मान लीजिए यहाँ मंगल की जगह हमने बुध को बिठाया, बुध की ये प्लेसमेंट क्या बताएगी, वाणी के लिहाज से कारक तत्व में ये अच्छी पोजीशन है और इस पर्टिकुलर हाउस से भी दशम के बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है और बुद्धि है ये दोनों ही कहीं ना कहीं बड़े से बड़े लाभ को बनाने की स्थिति दिखा सकती है। चाहते जो होंगी वो व्यापार की हो सकती हैं क्योंकि बुध है, चाहते जो होंगी वो लिखने की, राइटिंग्स की हो सकती है क्योंकि वो भी बुध का डोमेन है। बुध का ग्रह ये भी पॉजिटिव एयर एलिमेंट है और दूसरा राशि भी एयर एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है एयर जब साथ में आ रहे हैं तो और बढ़ते हैं। ऐसे में लेखन शक्तियाँ बहुत अच्छी होती है, दिमाग जो है वो भी बारीकी से काम कर सकता है, एनालिटिकल एबिलिटीज़ को बनाने की चाहत ऐसे लोगों में बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ पे बुध की राशि, यहाँ पे जो राशि आई है उसको देखना पड़ेगा वो नीच राशि अवस्था में ना आ जाए, बाकी सब कंडीशनों के लिए वो अच्छा ही रहने वाला होता है। अब इस भाव के ऊपर क्या प्रभाव है, भाव के ऊपर प्रभाव बुध का है। बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, अगर उसके किसी अशुभ ग्रह के साथ युति ना करी तो कंडीशन क्या बन रही ये कहीं ना कहीं माता बहनें इनको कनेक्ट करता है या बुआ को कनेक्ट करता है, तो वो प्रभाव 11th हाउस के ऊपर है। लाभ जो है उन लोगों के साथ जुड़कर बनने की संभावनाएं काफ़ी हद तक दिखाने लगता है। ओवरऑल कंसिडरेशंस पॉजिटिव ही काम किए जाते हैं अगर वो यहाँ पे बैठा है तो। दोस्तों के साथ भी जुड़ने की क्षमता काफ़ी हद तक दिखाता है। अगर नेगेटिव कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, अपने ब्रेन को मिसयूज़ करेगा, किस लिए, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि चाहते बन रही हैं, अगर चाहते पूरी नहीं हो रही तो क्या डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, बुद्ध हमारी बुद्धि डिस्टर्ब होने लग जाती है अगर 11th हाउस में जो चाहते हम चाह रहे हैं वो पूरी ना हो तो। मंगल में गुस्सा आना शुरू होता है, बुध में दिमाग खराब होना शुरू होता है, बुद्धि प्रॉब्लम करने लगती है कि क्या ही मैं इतना सब कुछ करके भी कुछ हासिल क्यों नहीं कर पा रहा या कर पा रही। गुरु के साथ उसका रिलेशंस ओके रहता है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आती। मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, किसका यूज़ करना पड़ेगा, दिमाग का, बुध का प्रयोग करना पड़ेगा, वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि शुक्र बैठ जाए, शुक्र की ये स्थिति ऐसे तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, शुक्र की ये स्थिति ऐसे तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ओके ही कहेंगे। कंडीशन क्यों, कैसा कह रहा हूँ समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 11 नंबर की राशि बन के आई थी, है ना, तो राशि के हिसाब से वो शनि की मूल त्रिकोण राशि थी। शनि के मूल त्रिकोण राशियों में ग्रह जब बैठेंगे तो शनि के अधीन हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में चीज़ें थोड़ी सी स्लोली बढ़ेंगी और शुक्र एक अहम ग्रह है क्योंकि इसके ऊपर साझेदारी और विवाह दोनों टिके हुए। ये 11th हाउस में बैठा है, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर बैठता है कई बार, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शुक्र वैभव है और वो भाव चाहत है, तो किसकी चाहत आ रही है, वैभव की चाहत आ रही है। ऐसे कंडीशन में शुक्र यदि यहाँ बैठा है और वो वेल्थ की चाहत कर रहा है तो उसको उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, सिर्फ चाहत से काम नहीं चलेगा। वरना क्या है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हमेशा ये सुनने को मिलेगा कि वो बहुत सारा धन चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं, लेकिन बात वही है, ये भाव चाहत दिखा रहा है। चाहत को कन्वर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, अपने आप चाहते पूरी नहीं होती। कोई चीज़ खाना भी है तो वो उसको बनाना पड़ता है, तब आप खाते हो, वही चीज़ है। भाव सिर्फ चाहत दिखा रहा है, शुक्र वैभव है, ऐसे में व्यक्ति के अंदर बहुत ही वैभवशाली बनने की लालसा, चाहत देखने को मिलती है। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं यदि वो पूरी नहीं होगी तो फिर दुख का कारण बन जाएगा। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पे कभी कभी दुखी कर देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र की यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो किसके तरफ चाहत दिखा रही है, शुक्र के पास कारक तत्व 7th का अपने पार्टनर से, तो वो चीज़ों की भी चाहत है। अब आपके अंदर चाहत है, सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति क्या है क्या नहीं है ये दूसरी बात है। इसलिए कह रहा हूँ, चाहत का होना तो सपने की तरह है, बट दूसरे व्यक्ति का यथार्थ भी तो यथार्थ है, उसको समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। जब 11th हाउस में शुक्र आ रहा हो, ऐसे में ये चाहे मेल चार्ट्स आएँ चाहे ये फीमेल चार्ट्स आएँ, यहाँ समझ में आता है कि व्यक्ति अपने पार्टनर से बहुत सारी चाहते रखेगा। अगर वो मैच हो गई तब अच्छी स्थिति है, वरना आधे से ज़्यादा चीज़ें यही रह जाएंगी कि जीवन का ये जो सप्तम का सुख है उसमें दबाव महसूस होने लगेगा। क्योंकि गुरु के साथ उसका जो संबंध है वो अवमन बहुत अच्छा नहीं मानते, दोनों एक दूसरे से कट्टर शत्रु माने जाते हैं। इस कारण से यहाँ पे जब शुक्र का प्रभाव बनता है तो इस बात को समझना आवश्यक होता है। पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिहाज से बात करें तो वेल्थ मेकिंग की चाहत बहुत होगी अगर व्यक्ति मेहनती है, शनि और मंगल का समर्थन चाहिए होगा।
अगर ये दोनों ग्रहों ने पॉजिटिवली कुंडली में सपोर्ट किया, तब यहाँ पे बैठे हुए शुक्र के दम पर या यहाँ पे आए हुए शुक्र प्रभाव के दम पर व्यक्ति जीवन में बहुत बेहतरीन संपत्तियों का निर्माण, वैभव का निर्माण जीवन में कर लेता है। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर मान लीजिए शनि को बिठा देते हैं। यहाँ पे जब शनि बैठेगा तो शनि का जो तत्व है वो दुख का तत्व है। व्यक्ति चाहता नहीं है दुखी होना, लेकिन डिज़ायर्स है, चाहत है, और चाहत के ऊपर ही दुख बैठा हुआ है। तो अब आप नहीं भी चाहोगे तो परिस्थितियाँ आपको दुखी करेंगी। जब भी 11वें भाव में शनि बैठा हुआ दिखता है, ये तय है ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि शनि मैच्योर प्लैनेट है, तो व्यक्ति अपने दोस्तों में भी मैच्योरिटी देखने की कोशिश करता है। अब इसका खामियाजा क्या है और अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि वो हीरे जैसे दोस्तों को, भले 4 दोस्त रखेगा बट हीरे की तरह संभाल के रखेगा, वो कंडीशन पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव क्या है? नेटवर्किंग नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच आएगी, बहुत सेलेक्टिव मैच्योरिटी की अप्रोच लेके सेलेक्ट करेगा व्यक्ति, तो उसका जो दायरा है वो सीमित है, बहुत ही ज़्यादा सीमित है। 4-10 ऐसे लोगों के बीच में रह जाएगा। तो नेटवर्किंग के जब बात करेंगे, बढ़ने की बात करेंगे, तो यहाँ पर शनि कम से कम 30-36 साल का समय अवधि ले लेता है लाभ को, अर्निंग्स को, इन चीज़ों को खोलने के लिए। दूसरा, उसका तत्व जो है वो दुख का तत्व भी है, रोग का तत्व भी है, तो वो भी एक थोड़ी सी चुनौती दिखाने लगता है। रोग और दुख का तत्व चाहतों में वो अपने आप ही मिश्रित हो जाएगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग चाहत का भाव है। फिर भी यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि शनि यहाँ बैठा है, अच्छे फल करेगा। देखिए, शनि फल अच्छे करेगा क्योंकि वो उस भाव के साथ बहुत ही कंफर्टेबल है। रीज़न क्या? रीज़न ये कि एक्चुअल में 11 नंबर की राशि जो थी वो शनि की ही थी, तो शनि वहाँ पे वैसा प्रभाव करेगा जैसे कि वो अपने मूल त्रिकोण में बैठा है। लेकिन फिर वही बात है, शनि के भाव में शनि बैठे तो फिर उसका बलवान होना लाजमी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो आपको पहले काफ़ी ज़्यादा संघर्ष दिखाएगा और फिर उन्नति कराएगा। दूसरा, ये भी एयर एलिमेंट वाला है और दूसरी चीज़ भी एयर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं शनि का वायु तत्वी होना, चाहतों में वो दूसरा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होना, इस कारण से व्यक्ति बहुत ही चाहतों वाला होता है। लेकिन शनि का काम है धीरे धीरे होकर बढ़ना। ऐसे में इनकम हो, नेटवर्किंग हो, अर्निंग्स, गेंस कुछ भी हो, वो स्लोली बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, शनि करके बढ़ते हैं। ये यहाँ पे इस बात का सामना करना पड़ता है। शनि यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि लगन पे दे देता है, इसीलिए आपके शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, या फिर शरीर के अंदर से कोई ना कोई प्रभाव जीवन में अक्सर देखने को मिला है। जितने भी दोस्त मुझे मिले हैं जिनका शनि 11वें में मिला है, उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग सतर्क रहना आवश्यक होता है। केंद्रीय प्रभाव में शनि का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि 4 घर आगे हैं, इसलिए घर के अंदर की चीज़ों में भी यहाँ पे बहुत जिम्मेदारियों को संभालने की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, संतान भाव पे दृष्टि, और फिर यहाँ से बैठेगा तो जो उसकी एक मेजर दृष्टि है वो अष्टम पे पड़ेगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के अंदर भी कुछ ना कुछ हल्की हल्की चुनौतियाँ यहाँ पे सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से बैठ के शनि के जो एस्पेक्ट्स और केंद्र हैं वो बेहतरीन तरीके से प्रभावित होने लगते हैं। तो ओवरऑल पॉइंट से बात करूँ, यहाँ पे शनि का बैठना न्यूट्रल ही कहूँगा, अन्यथा यहाँ ना बैठे तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है, गुरु अपनी पूरी ऊर्जा शनि के ऊपर ही लगाते हुए नजर आएंगे। दुखी व्यक्ति को दुख से बाहर निकालने में ही आधी ऊर्जा लगानी पड़ जाती है। जीवन में ये लोग बहुत ज़्यादा शुरुआत में निराशा के साथ आगे बढ़ते हैं, और फिर जैसे ये पॉजिटिव होप्स सही में क्रिएट होती है तो फिर बेहतरीन राइज भी जीवन में करते हैं। ये अमूमन देखने को मिलता है। अब बचे हैं 2 ग्रह, 2 भी नहीं बल्कि 3 बचे हैं। तो अब यहाँ बिठा दीजिए गुरु को। गुरु यदि यहाँ बैठ जाए तो अच्छी स्थिति कह सकते हैं, इस लिहाज से कि देव कृपा काम कर रही है, और वहीं का भाव कारक ग्रह वहीं पे बैठा हुआ है। यहाँ बैठेगा तो इन सभी भावों को पॉजिटिवली कंट्रोल कर लेगा, कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट में भी चाहतें क्या बढ़ रही हैं, और गुरु क्या है? आकाश तत्व है, आकाश हर चीज़ को ढक सकता है, तो आपकी चाहतों को नियंत्रित करके पॉजिटिव करके आगे बढ़ा सकता है। गुरु उन्नति का ग्रह है, तो चाहत जो है वो उन्नति की होती है, जीव उन्नति के लिए यहाँ पे व्यक्ति काफ़ी हद तक कार्य करते हुए नजर आते हैं। तो गुरु की प्लेसमेंट आ रही है, ग्रोथ ही है, वो भी बढ़ाने की कोशिश करता है, पॉजिटिव है यहाँ पर। वो किसी भी राशि में बैठे देर सवेर संघर्ष के बाद ही सही, बट उन्नति आवश्यक रूप से देखने को मिल जाती है जब इसका संबंध गुरु से आता है तो नेचुरली। अब देखिए यहाँ पे राहु को यहाँ पे सबसे अच्छा ग्रह बताया जाता है, भले वो गुरु के साथ कुछ भी रिश्ता रखता हो। शनि की तरह काम करता है, 11 नंबर की राशि का कोरूलर होता है, और हवा को और हवा देने की कोशिश करता है, यानी कि जहाँ तक कोई चीज़ ना जा सकती हो वहाँ तक पहुँचाने की ताकत राहु रखता है। ऐसी कंडीशन में डिज़ायर्स का सबसे कोर प्लैनेट ही राहु था, भाव किसका है? डिज़ायर्स का है। और ऐसे स्थिति में अगर राहु 11th में आ गया तो उसके राशि स्वामी को देखेगा, उस तत्व की डिज़ायर काम करेगी। ठीक, और उसी से व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा।
तो राहु की प्लेसमेंट यदि यहाँ पर होती है, वो उस भाव में उस भाव के स्वामी की तरह काम करते हुए जीवन में उन्नति की तरफ ले जाता है। गुरु के साथ उसका रिश्ता ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, वो थोड़ा सा राजनीति का ग्रह है, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगेगा। यहाँ पर अब नेगेटिव साइड समझ लीजिए इसका। अगर जीवन में व्यक्ति कुछ करना चाहता है और उसको वो नहीं करने दिया गया, तो यही चीज़ उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव भी दिखा देगी। क्यों? क्योंकि फिर वही उसकी चाहते जो है, चाहत के भाव में चाहतों को बढ़ाता हुआ ग्रह, वो ग्रह उस भाव को भी बढ़ा रहा था। अब अगर व्यक्ति ने अपनी चाहते ही मार दी, तो ऐसे स्थिति में उसका जो पूरे का पूरा एक ऑब्जर्वेशन है, उसका पूरे का पूरा जो एक नज़रिया है, वो बदलने लगता है। इसलिए राहु चाहतों का ग्रह है, और अगर चाहते ही ना पूरी हो तो व्यक्ति अपनी चाहते ही मार देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल कंसिडरेशन यहाँ पर है कि उसने कोई चीज़ को चाहा और अब अगर मरेगा तो क्या मरेगा, चाहत ही मर जाएगी। इस फॉर्मेशन में ये एक चीज़ कि वो जो कुछ भी चाह रहा है, अगर वो चीज़ उसे हासिल हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उसको किसी भी तरीके से हासिल करने की कोशिश करने जा सकता है, और नहीं करेगा तो अपने अंदर से डिजायर्स को ही ख़त्म कर लेगा। भाव का प्रभाव ग्रह पर और ग्रह का प्रभाव भाव पर, दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। वो भी चाहत, ये भी चाहत, इसलिए दोनों 99% पॉजिटिवली काम करते हैं। रिजल्ट इस बात पर देखना होता है कि इस भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ जाके बैठा है, उसकी स्थिति क्या है। गुरु के साथ राहु का कॉम्बिनेशन जो है, अक्सर उसको तो हम चंडाल दोष के रूप में देखते हैं। इसलिए यहाँ पे यदि राहु बैठ रहा है तो इतना ध्यान रखना है कि गुरु इसके साथ नहीं बैठना चाहिए। गुरु के साथ बैठ गया तो फिर तो जीवन में पूरी की पूरी स्थितियों को इधर से उधर करेगा। लेकिन यदि गुरु के साथ नहीं बैठा, चंडाल दोष में नहीं बैठा, गुरु से एक घर आगे या एक घर पीछे बैठा है, फ्रेंडली हो गया, तो फिर कारक के साथ फ्रेंडली है, भाव के स्वामी के साथ रिश्ते को देखेंगे और फिर वहाँ पे रिजल्ट्स अमूमन 85% पॉजिटिव होते हैं। हाँ, अगर यहाँ का स्वामी गलत घर में बैठ गया तो फिर उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र की राशि में राहु बैठा, ओके पॉजिटिव है, लेकिन शुक्र छठे या आठवें में बैठ गया तो चाहते तो है, लेकिन वो अष्टम में जाने के कारण डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो एक प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आता है केतु। कुंडली में कोई भी ग्रह यहाँ बैठ जाए, केतु ना बैठे, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है वो उस चीज़ को क्या करता है, सोखता है और कम करने लगता है। केतु का काम है बारीकी। ऐसी कंडीशन में जब केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे आएगी तो अकेले ना आए, इसको ओवरकम करने के लिए कम से कम यहाँ पे कोई ना कोई दो ग्रह बैठ जाए तो ही अच्छा। अगर अकेला केतु 11th हाउस में बैठा तो देखिए भाव तो चाहते पैदा कर रहा है, लेकिन केतु क्या है, केतु मोक्ष की चाहत है। ठीक, अब केतु मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी की चाहत है, तो व्यक्ति मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी की तरफ तब आएगा जब उसके जीवन में बहुत सारी ठोकरें उसको मिलेंगी। खुशी खुशी कोई भी व्यक्ति ऐसे ही उठ के नहीं आ जाता। लाखों करोड़ों में से एकाध व्यक्ति होते हैं जो कि किसी सुख को ढूंढने के लिए निकलते हैं, वरना बाकी के सभी लोगों को ज़िंदगी ठोकर मार के लेकर आती है। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो कहीं ना कहीं केतु की जो कंडीशन है वो बढ़ने लगेगी। केतु की कंडीशन बढ़ने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी चाहतें जो हैं वो किसके साथ जुड़ जाएंगी, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाएंगी। फैक्टर बना देगा वो ऐसा कि आपको जुड़ना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी कंडीशन देखिए, जब यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट आएगी तो केतु को कहीं पे भी कोई कारक तत्व तो हासिल नहीं था, राहु को भी कहीं पे कोई कारक तत्व तो हासिल नहीं था, लेकिन केतु का एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंडीशन है जिसे कि जोड़ के देखा जाता है, वो होता है मोक्ष। तो हम बेसिकली केतु को 12th हाउस एनर्जी के साथ जोड़ के देखते हैं। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा कि 12वें में केतु, अच्छा, तो केतु की ताकत 12वें की है, वो 12वें की ताकत लेकर 11वें में बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में जब केतु 11th हाउस में बैठा हुआ दिखा तो हम ये मान के चलते हैं कि मोक्ष 12वां जो कि पूरी तरीके से आज़ादी दिखाना चाहता था, वो आज़ादी नहीं आएगी, वो पीछे रह गई है, अपने से पीछे जाके बैठा है, 12 में बैठा है। इसीलिए ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा कोई ना कोई टेंशन सिर पे सवार रहती ही रहती है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई हो। केतु का कोई ऐसा कारक तत्व तो प्रभाव नहीं दिया गया, लेकिन केतु को राशि के लिहाज से 8 नंबर राशि का कोरूलर माना है और 12वें में उसको बोला है कि ये मोक्ष का कारक है। तो इस 12वें से जब इसकी स्थिति देख रहे हैं कारक स्थिति से, यहाँ पे इस भाव के कारक तो शनि ग्रह बनेंगे, लेकिन मोक्ष मुक्ति जो कि 12th हाउस से कंप्लीट इमेंसिपेशन, वो उसके लिए अगर देख रहे हैं तो केतु उससे पीछे आके बैठा हुआ, कम से कम 12वें हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जीवन में जब वो मुक्ति नहीं आ रही तो क्या आ रहा है, बेचैनी आ रही है। कोई भी चीज़ अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो क्या कर रही है, बेचैन कर रही है। इसलिए जिस भी कुंडली के अंदर केतु 11th हाउस में देखा गया, वहाँ इस बात की तो श्योर गारंटी दी गई कि बेचैनी किसी ना किसी बात पे तो आवश्यक रूप से बनी रहेगी। ठीक है, वो चाहे तो अर्निंग्स को लेकर हो, चाहे बड़े भाई बहनों को लेकर हो, चाहे नेटवर्किंग को लेकर हो। दूसरा,
केतु का काम क्या है? अग्नि है, बहुत प्रबल अग्नि। तो अग्नि हवा को तो बढ़ा रही है, भाव को तो वो बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वो थोड़ा सा अकेले रख के। तो नेटवर्किंग में अकेले थोड़ी रहना है, सबको लेके चलना है। वहाँ पे स्थिति कहीं ना कहीं प्रभावित आवश्यक रूप से करता है। लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश भी करता है, तो भी उसको कम से कम 48 साल की उम्र तक संघर्षों का सामना करा देता है केतु। क्योंकि केतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव को पहले सिकोड़ देता है, राहु जहाँ बैठता है उसको बढ़ाता है। इस कारण से यहाँ पे दोस्त होंगे भी, अच्छे दोस्त होंगे, बहुत बारीकियों को जानने वाले दोस्त होंगे, लेकिन वो उस तरीके से व्यक्ति के सामने खुल के उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। ये भी जीवन में कई बार देखने को मिलता है। यहाँ पे बैठने के कारण इनकी प्लेसमेंट फिर सेकंड हाउस को, फिफ्थ हाउस को और एट्थ हाउस को प्रभावित करती है। दूसरी बात, जब भी यहाँ पे केतु बैठा हुआ दिखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस राशि का स्वामी कहाँ जाके बैठा है, क्योंकि केतु रिजल्ट जब करेगा तो राशि के स्वामी को ध्यान में रख के रिजल्ट करेंगे। राहु और केतु की ये कंडीशन हमेशा देखनी पड़ती है। ऐसे स्थिति में अगर मान लीजिए केतु यहाँ बैठा है और यहाँ का स्वामी उठ के 12th में बैठ गया, तो वो कंडीशन फिर केतु मोक्ष की तरफ बैठ गया, वो भी आपके लिए एक नई चुनौती पैदा करेगा। अगर केतु यहाँ बैठा है और केतु के यहाँ बैठने के बाद ग्रह एक घर आगे जाके बैठ रहा है, तो केतु की दशा के अंदर, केतु के प्रभाव के अंदर वो 12th को बहुत तेज़ी से पकड़ लेगा। ठीक है, मोक्ष की तरफ उसका रुझान बहुत तेज़ी से आ रहेगा, तो वहाँ पर फिर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इस कारण से केतु को 11th हाउस में कहें तो अगर व्यक्ति बहुत बड़ा संत, साधु या एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों को भी केतु दर्शाता है, उसके डिजायर के साथ अगर व्यक्ति ने कुछ काम किया, चीज़ों को बैलेंस रखा तो ठीक है। अन्यथा केतु की ऊर्जा उस तरफ खींचने के लिए जीवन में कई बार चलते चलते कामों में अड़ंगे ऐसे ऐसे लगाती है कि व्यक्ति यही सोचता है कि जीवन में हर रास्ते पर, हर पग पे उसको ही क्यों इस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। इस कारण से कह रहा हूँ, लाइफ की रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब यहाँ केतु बैठता है तो वो गुरु की तत्व ऊर्जा को तो समझने की कोशिश करता है, उसे बारीकी देने की कोशिश करता है। और गुरु जो है वो कहीं ना कहीं धर्म ज्ञान का है, तो जीवन में इस तरीके से चीज़ों को अटका के चलाता है कि व्यक्ति ये सोचने को मजबूर होता है कि क्यों उसके साथ ही ऐसा हो रहा है, और फिर धीरे धीरे करके उन्नति हासिल करता है। प्लेसमेंट के लिहाज से भले लोग ये कहते हैं 11वें भाव में बैठा हुआ है ग्रह अच्छा है, लेकिन नहीं, चाहतों के हिसाब से केतु में चाहत नहीं है, केतु डिटैचमेंट है, चाहत राहु में है। ऐसी कंडीशन में वो कई बार चाहतों को ही उलझा देता है, भाव को बहुत नेगेटिवली दबाने की भी कोशिश कर देता है। आप कमाने जाओगे 1 लाख, वो आपके हाथ में लेके आएगा 5,000। इतना डिफरेंसेस कई बार वो क्रिएट कर देता है, चीज़ों को फंसाने की कोशिश भी कर दिया करता है। तो इस पर्टिकुलर हाउस को जब भी हम देखते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होते होते एक दिन ऐसा ना आ जाए कि व्यक्ति अपने अंदर से ही चाहतों को ख़त्म कर दे। इस लिहाज से शनि और केतु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका 11th में फॉर्मेशन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि शनि दुख का कारक तत्व लेकर भी बैठा है और लिमिट करने वाला ग्रह है। प्लस पॉइंट बस इतना है कि शनि कर्म का ग्रह है और वहाँ चाहतों के भाव में, तो ऐसा व्यक्ति खूब कर्म करना चाहता है ना, उस हिसाब से वो वर्कहॉलिक हो सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन वही है कि जब चाहते हैं उसके अंदर वहाँ दुख का तत्व और यहाँ पे आध्यात्म और डिटैचमेंट का तत्व आता है। इस कारण से जीवन में कहीं ना कहीं मन के अंदर ये प्रभाव महसूस होता ही होता है, भले व्यक्ति उसको आपके सामने बोलकर प्रकट करे या ना करे। धन्यवाद।